लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू की MHI 111 जिसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। ये MA का सेकंड ईयर का पार्ट है। भारत में नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब होता है कि भारत के अंदर कैसे कैसे नगर बने। राइट, 1300 ईस्वी से, यानी कि हमने इसमें 1300 लिखा है लेकिन आपको डिस्क्राइब 1200 से करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ही सल्तनत काल का उदय हुआ था, जिसके कारण उन्होंने भारत के शहर जो है उनका नगरीकरण किया था। राइट, यानी कि अपने तरीके से महल बनाए, मस्जिदें बनाई, मेहराबे बनाए, मकबरे बनाए। ठीक है, किस तरीके से बनाए, क्या क्या कारण थे, क्या क्या इसकी ज्योग्राफिक हिस्ट्री थी, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसके फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया था बिकॉज बैटरी इसका जो है मोबाइल में स्पेस खत्म हो गया था। राइट, हम इस टॉपिक पे थे कि क्या आप इस बात से सहमत है कि मुगल काल में राजधानी शाहजहानाबाद एक नियोजित शहर था। इस पर चर्चा कीजिए। इस पर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और आपकी बुक में क्वेश्चन अलग से भी दे रखा है कि आपके दिल्ली में, ये देखिए, राजधानी नगर आगरा, फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद, इन सब में क्या के कारण शाहजहानाबाद को क्यों राजधानी के रूप में सुनियोजित माना जाता है। क्यों माना जाता है? जो कि दिल्ली जो है उसका दिल्ली के नाम से जाना जाता है। वो मुगल काल में राजधानी थी और सल्तनत काल में भी वो राजधानी बनी थी और 1639 में स्थापित किया गया था। और यह एक नियोजित शहर था। क्योंकि नियोजित शहर कैसे था? क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी थी। जो आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पर नदी ना होने के कारण पानी की कमी होती थी, जिसके लिए उनको बार बार क्या करना पड़ता था, अपने संघर्ष करना पड़ता था। खेती के लिए उतना ज़्यादा राजस्व नहीं आता था, इतनी डेवलपमेंट उन्होंने वहाँ पर नहीं की, इसलिए उन्होंने दिल्ली में अपनी डेवलपमेंट की। इसलिए वहाँ पर नगर नियोजन करे और वहाँ की वास्तुकला में विस्तार किया। उसकी विशेषता क्या थी वो मैं आपको आगे पढ़ के बता देती हूँ। शाहजहानाबाद को एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, क्योंकि वो एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन था, चौड़ी सड़कें थी। ठीक है, हरे हरे क्षेत्र थे, किला था, जामा मस्जिद थी। लाल किला शाहजहानाबाद का केंद्र बिंदु था, क्योंकि वो मुगल साम्राज्य की भी राजधानी थी और सल्तनत काल में भी वो राजधानी बनी। राइट, जामा मस्जिद शहर का एक धार्मिक स्थल था, जहाँ पर विशालता और सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। चांदनी चौक जैसे व्यापार थे, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। राइट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। चांदनी चौक जैसे यहाँ पर बाजार थे, सिंचाई, परिवहन था, मनोरंजन था, कई हवेलियाँ थी। शहर में जो है तीर्थ स्थल भी थे, मंदिर भी थे। तो आगरा की तरह यह एक विस्तृत क्षेत्र था धार्मिक संतों का। और आगरा की जो जलवायु थी, मैंने कहा ना कि आगरा की जलवायु प्रतिकूल थी। पानी की कमी के कारण राजधानी को क्या करना, बदलना पड़ा। राइट, और नई राजधानी के लिए यह स्थान चुना गया, जो कि नूरपुर और फिरोजा शाह कोटला के मध्य था। तो शहर में जो है, शहर को पूरी दीवारों से घिरा था, जो प्रारंभ में मिट्टी से बना था और आगे चलकर शाहजहां ने अपने शासनकाल के 26 वर्ष में पत्थर और मेंट्री मोन्ट्री की दीवारें, यानी कि सीमेंट की दीवारें, मोन्ट्री मीन्स सीमेंट की दीवारें, जो कि कश्मीरी गेट से शुरू होकर मोरी गेट तक थी। राइट, उसके बाद इस किले की जो आपको बताना है कि किले में क्या क्या थे। सुंदर इमारतें थी, नक्काशी थी, रंग महल, शीश महल। किले के चारों ओर 100 गज की गहरी और 20 गज चौड़ी खाई बनाई गई थी, ताकि दुश्मन सुरक्षा के तरफ नजर रखते हुए। इसके अलावा किला नदी की और उद्यान भी से घिरा था, यानी कि बाग बगीचे थे। इसके आसपास बड़ी संरचना थी, जामा मस्जिद थी, अन्य मस्जिदें थी। राइट, महल किला बनाया गया था। महल किले का मुंह पश्चिम में मक्का की ओर था। शाहजहानाबाद में सुंदर बाजार, राजकुमारों के कुलीन अमीरों के लिए हवेलियाँ थी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, ये सारी आपकी बुक का ही लिखा हुआ है, जो मैंने आपको वहाँ से इसमें से टेप के लिखा है कि 6-7 मंजिलें ऊंचे थी। शहर के यात्रियों के लिए शानदार सराय भी उन्होंने बनाई थी, बेगम सराय, जहां आरा सराय। ठीक है, और शहरों को 2 सड़कों थी, और एक लाहौरी गेट से और एक फतेहपुर मस्जिद तक, दूसरी लाहौरी गेट से अकबरी गेट तक। राइट, नहरें बहिस्ता सड़क के बीच में गुजरती थी। ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है, क्यों नगरीय व्यवस्था बता रहे हैं ना कि किस तरीके से है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। शहर में पानी की आपूर्ति के लिए नहर ए बहिस्ता द्वारा प्रदान की गई थी और उद्यान थे। इनमें फलों की दुर्बल किस्में भी थी। उद्यान जो बने थे, यानी कि जो बाग बगीचे बने थे। राइट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वाला टॉपिक आपको बोला था कि इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे।
इसमें क्या है कि इसमें 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने जो आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, और फिर बाद में सिकंदर लोदी के बाद जब मुगल काल समारोह हो गया तो उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। तो शाहजहाँ ने 1648 में इसको पुणे अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा, फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद जैसे राजधानी नगर मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाए जाने के कारण काफ़ी शक्तिशाली थे। आगरा, शाहजहानाबाद दोनों शहरों में शाहजहाँ ने मस्जिदें बनाई थी, और वो भी किले के बाहर बनाई थी। तो पहले क्या था कि मस्जिदें किले के अंदर थी, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मस्जिदें किले के बाहर बनाने इन्होंने शुरू कर दिए, जिससे कि राजा के अधिकार का चिन्ह उसको माना जाता था, ठीक है। अगर आगरा और फतेहपुर सीकरी में जो योजना की कमी की दिखाई देती है, लेकिन शाहजहानाबाद पूर्ण रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद मुझे जो लगता है कि जितना मुझे आता है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी रिटर्न में वो नहीं है, लेकिन बट आपका आई थिंक 29 या 30 को आपका एग्जाम है, राइट। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, उसके बाद आपको इसके अंदर जो केस स्टडी है वो ज़रूर पढ़नी है। केस स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द 110 एंड 111 के अंदर आपकी केस स्टडी ज़रूर आएगी, राइट। जैसे कि इसमें आपकी केस स्टडी में आपका है मसूलीपट्टनम है, पौंडीचेरी है, राइट, और काम्बे है, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। इसमें से तो आपका आता ही है हमेशा। बंदरगाह नहर, कैम्बे, ये आता है, और मसूलीपट्टनम और पौंडीचेरी आपका पौंडीचेरी और मसूलीपट्टनम, राइट, ये सब आता है। ओके, मैं आपको थोड़ा बहुत इसका ऊपरी बता देती हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है, जितना मैंने इसमें से पढ़ा है, बिकॉज टाइम की बहुत शॉर्टेज है इस समय मेरे पास, इतने बैच हैं पढ़ाने के लिए कि मैं आपके लिए रिटर्न नोट्स नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन जून तक आई थिंक, आई होप पूरी सारी किताबें मैं डाल दूंगी, एग्जाम जैसे ही फरवरी में ख़त्म हो जाएंगे, राइट। इसमें क्या हम लिखते हैं, बंदरगाह नगर कैम्बे। कैम्बे क्या है कि ये गुजरात के गुजरात और सूरत, ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका पूरा गुजरात है, ये गुजरात और सूरत, सूरत है। तो सूरत के पास में जो कैम्बे है वो एक शहर के रूप में विकसित हुआ, और जो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह किस लिए बोला जा गया है इसको, कि प्राकृतिक बंदरगाह इसलिए बना है क्योंकि ये अपने आप बन गया, ठीक है। इसको बनाया नहीं गया, ये अपने आप बन गया। लेकिन इस कैम्बे में जो बंदरगाह बना है उसके साथ नगर भी, एक सोसाइटी भी डेवलप हो गई है, ठीक है, जिसको कि खंबात की खाड़ी भी बोला जाता है इसे। तो कैम्बे, जिसे खंबात की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात का एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है, राइट, गुजरात का। और ये खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, और 15वीं शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कैम्बे महाकाल, सॉरी, कैम्बे मध्यकाल लिखा है, सॉरी, ठीक है, कैम्बे मध्यकाल में गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था, और समय के साथ खाड़ी में गाद जमा होने के कारण व्यापारिक और सूरत जैसे अन्य शहरों के स्थानांतरित हो गए, राइट। इसमें क्यों चेंजेस आए, क्यों इसको चेंज करके शहर बन गया है, कैम्बे एज ए बंदरगाह यूज होता था, और फिर बाद में इसको बंदरगाह यूज नहीं कर पाए। महानदी के उत्तर की ओर जो आपका भारत में ये जो सूरत महानदी यहाँ से जा रही है, तो इसके पास में ही आपका कैम्बे शहर है। तो उत्तर महानदी के उत्तर तट पर स्थित कैम्बे एक प्रथम बंदरगाह शहर था, जो प्राकृतिक बंदरगाह स्थित था। और नदी में क्या आता था, बार बार ज्वार भाटा आता था, ठीक है। ज्वार आने के कारण वहां पर कीचड़ गाद हो जाती थी, जिसके कारण कि उस बंदरगाह में मतलब जो लंगर डालते हैं वो डालना मुश्किल हो जाता था, ठीक है। लेकिन पुरातात्विक जो पहले इसमें लिखा गया है, जितना कि शुरू में इसमें जो अरब लोग के जित व्यापारी थे, बिल्कुल साफ साफ सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि अल इदरासी जो 1154 में कैम्बे में अरब और फारसी व्यापारी आते थे, यहाँ से व्यापारिक केंद्र करते थे। क्योंकि क्या होता था, मैं आपको वैसे बता देती हूँ जो मुझे जितना आता है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जब जो 10वीं और 11वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में यहाँ से जो अरबी जो लोग आए थे व्यापार करने के लिए, सबसे पहले अरबी लोग आए थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो व्यापार करने के लिए अरबी लोग आए, तो उनको जो जो सही लगे पत्तन, यहाँ से लाल सागर के होते हुए यहाँ से मसूलीपट्टनम जो अभी हम पढ़ेंगे वहाँ पर व्यापार करते थे, और यहाँ पर से व्यापार करते थे, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह बन गए थे,
ठीक है? तो उस बंदरगाह में व्यापार करते थे वो, और व्यापार में बोहरा जहाज, मलिक सादिक और ये सब भारतीय महासागर पर शामिल इस पर व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक है? 16वीं और 17वीं शताब्दी तक आर्मेनिया, फ़ारसी, इस्लामी यहाँ पर व्यापार करते थे। अब आ जाती है इसकी ज्योग्राफिकल स्टडी। ज्योग्राफिकली क्या इसमें प्रॉब्लम थी? ज्योग्राफिकली खंबात की खाड़ी में क्या होता था कि बाढ़ आ जाती थी, पानी, क्योंकि ये नेचुरल बंदरगाह बना था, जिसके कारण कीचड़ होता था, गाद होती थी, है ना? और उसके कारण क्या हुआ कि इसमें सामान उतरना बंद हो गया, और जो सूरत था, सूरत बंदरगाह पे वहां पर जाके व्यापारिक के लिए जो बड़े बड़े जहाज थे वो उतरते थे, राइट? तो इसमें क्या था कि वो गाद के जमने के कारण जहाज़ों के डाक नहीं डाल पाते थे। तो पुर्तगालियों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है? अरबी तो उससे पहले आए थे 9वीं 10वीं शताब्दी में, उसके बाद जो 13वीं 14वीं शताब्दी में पुर्तगाली आए थे, राइट? उसके बाद 16वीं शताब्दी में डच आए, राइट? तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर 17वीं शताब्दी के अंत तक कैम्बे का पतन हो गया, क्योंकि समुद्र का पानी भी कम हो गया और वहाँ पर डाकुओं का भी खतरा होने लग गया। ठीक है? तो उसमें बंदरगाह तो उन्होंने कम यूज़ कर लिया, लेकिन जो कैम्बे के आस-पास जो नगर बसा है, आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, कैम्बे शहर, ठीक है? जो नगर बसा है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, खंबात शहर की बनावट। उसमें क्या होता था कि वो माही नदी के तट पर स्थित था, वहाँ पर जो ज्वार-भाटा आने के कारण कीचड़ थे, कच्ची मिट्टी थी, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि पहले जो सल्तनत काल था उसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई थी। लेकिन जब इस पे मुगल शासन आया, मुगल शासन में अकबर आया, तो अकबर ने यहाँ पर किलेबंदी करके महल बनाया। पुरातात्विक साक्ष्य से जो कैम्बे है वो 1000 ईसा पूर्व में बसा था, लेकिन 11वीं शताब्दी में यहाँ पर जो पुरातात्विक में जैन मंदिर और मूर्तियाँ मिली थी, फिर अकबर ने इसमें किलेबंदी कराई, किसमें? शहर जो बना बसाया था कैम्बे शहर। कैम्बे पत्तन था और उसके साथ में एक शहर था, राइट? तो अब हमको नगरीकरण करना है, तो अकबर ने कराया नगरीकरण, तो इसलिए इसको, इस टॉपिक को आपकी इस बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि पतन तो वो जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन अकबर ने वहाँ पर क्या किया था? नगर बनाया था, शहर बनाया था। तो किलेबंदी वाला जो दीवारें थी उसमें लगातार उच्च ज्वार आता था, लेकिन वहाँ पर वो जो शहर बसाया था वो व्यापारिक केंद्र था, वहाँ पर महत्वपूर्ण व्यापार होता था। गवरा गेट, करवा गेट, ऐसे करके उन्होंने जो है 7 और 11 आई थिंक 10 द्वार अकबर ने बनवाए थे वहाँ पर, ठीक है? और इसका जो शहरी डिज़ाइन था वो हमको नगरीकरण बताना है, राइट? तो आपको ये वाले पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट जो आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया, एक ये, सेकंड पॉइंट ये, और पत्तन किस लिए हुआ, यानी कि जो गाद जमने के कारण उसको यूज़ नहीं किया जा सका, एक आपको ये डिस्क्राइब करना है, ठीक है? उसके बाद अकबर ने यहाँ पर क्या किया? डिज़ाइन के चौड़ी सड़कें बनाई, टाइल्स बनाई, है ना? घर बनाए, वर्षा जल भंडार के लिए सरकारी अधिकारी, राइट? तो ये सब लिखना है। कैम्बे वास्तुकला में जो है उद्यान बनाए, ठीक है? शहर की दीवारों के भीतर आबादी मुख्य रूप से व्यापारी रहते थे ज़्यादातर, राइट? और मछुआरे थे, नाविक रहते थे, लेकिन प्रभावशाली इमारतें थी, राइट? और उन्होंने क्या किया था कि मुगलों के अधीन कैम्बे शुरू से ही, यहाँ पर लिखा है, बट ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है इसको पढ़ने के लिए। इसमें ये लिखा है इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये सल्तनत बनी, इसके अंदर आया। आपको सिर्फ इसका नागरीकरण बताना है, किसने चेंज किया? मुगलों ने चेंज किया था, राइट? मुगलों के अधीन कैम्बे शुरू से ही सूरत बंदरगाह का हिस्सा था, और जिसमें सूरत मुत्सद्दी कैम्बे का प्रबंध करता है। और हालांकि जहांगीर के शासनकाल के दौरान कैम्बे एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई बन गया था, राइट? और जैसे ही 84 महल कहा जाता था, जिससे कि यहाँ पर क्या थे? 87 गांव शामिल थे, जिसका शासन एक मुतस्सिद द्वारा किया गया था। फौजदार, दरोगा और थानेदार सहित विभिन्न अधिकारी टकसाल के लिए जिम्मेदार थे। टकसाल मीन्स बारूद, ठीक है? और शहर के शासन में सैन्य और प्रशासनिक भूमिकाएं भी शामिल थी, और कोतवाल कानून और व्यवसाय, सॉरी, टकसाल का मतलब आई थिंक, शेरा का मतलब बारूद बनाने का सामान होता है, टकसाल मतलब सिक्के डालने का, जो सिक्के कॉइन्स बनते हैं ना, वो वाला होता है, राइट? उसके बाद व्यवस्था जिम्मेदार थी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको इस कैम्बे, अगर शहर आ गया तो आपको डिस्क्राइब करना है। बाकी फालतू बहुत सारा लिखा हुआ है, उतना आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। कैम्बे की आपको भौगोलिक स्थिति और नगरीकरण जो बताना है शहर के, वो
ग्रो करना है, राइट। मैं आपको दूसरा ऊपर से एक वैसे ही बता देती हूँ, मसूलीपट्टनम। ये भी एक केस स्टडी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। मसूलीपट्टनम आपके जो भारत के इस तरफ कृष्णा नदी और मैंने बताया था कि कावेरी नदी है, राइट। इसमें जैसे बताया था, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, 2 नदियों के बीच में यहाँ पर पहले विजयनगर और बहमनी, यहाँ तक आपका विजयनगर था, यहाँ आपका बहमनी साम्राज्य है। तो इधर का जो गोलकुंडा था, वो उसके साथ में आपका यहाँ पर क्या था, मसूलीपट्टनम था, बंदरगाह, ठीक है। मसूलीपट्टनम बंदरगाह था, जिसमें क्या करते थे, व्यापारिक केंद्र था। अंग्रेजों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, डेनमार्क ने यहाँ पर क्या किया था, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई थी, राइट। तो ये सब आपको इसमें डिस्क्राइब करना है कि उन्होंने यहाँ पर से मसाले लिए, जो भी सामान था वो यहाँ पर पहले लाल सागर के थ्रू यहाँ पर आते थे वो, और व्यापार करने के लिए आए और अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई, अपने नगर भी इन्होंने बनाए, किसमें, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, मसूलीपट्टनम का उदय 1570 से 1600 की अवधि में हुआ। हालांकि अरबी व्यापारी मसूलीपट्टनम का वर्णन 14वीं शताब्दी में द्वारा स्थापित करते हैं, और कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मुहाने पर, क्योंकि भूमि उपजाऊ थी, राइट। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी, गोलकुंडा सल्तनत, उड़ीसा, जो अभी भी मैंने बताया है, उड़ीसा के गजपतियों को हरा के जो बहमनी साम्राज्य के जो राजा थे, उसने क्या किया, इसको गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया, राइट। तो उसके कारण यहाँ से क्या करते थे, केवल वस्त्रों की आपूर्ति करते थे। मसूलीपट्टनम बेसिकली व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पर सारे ही डच, डेनमार्क, पुर्तगाली सब ने आके यहाँ पर क्या किया, व्यापार किया इसमें, राइट। पुर्तगाली और मसूलीपट्टनम का जो है गहरा संबंध है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पुर्तगाली कर्नाटक में इधर केरल में आए थे, फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम में भी आए, अंग्रेज भी आए, डच भी आए, पुर्तगाली भी आए, और इन सब ने क्या किया कि यहाँ से व्यापार किया। तो यहाँ पे जो मसूलीपट्टनम के में जब सामान आता था जहाज़ों से, तो जो कृष्णा नदी है उसके थ्रू शहर में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सामान को। तो 1500, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1590 के आसपास मसूलीपट्टनम लाल सागर और मक्का के बीच व्यापार करने के लिए एक मजबूत कड़ी बन गई। उसके बाद 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में जैसे कि अंग्रेजों ने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोली 1606 में, 1625 में डेनमार्क ने। तो यहाँ पर जब उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोली, तो इन्होंने क्या किया, मतलब फैक्ट्रियाँ खोली, और जो मुगल साम्राज्य है उस पे पौंड पे, जैसे कि 500 रुपये पौंड पे, 1000 रुपये पौंड पे यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार मांगा। और यहाँ पर किसका व्यापार किया, वस्त्र का, नमक का, चावल का, राइट। वस्त्र, नमक, चावल का निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और 1752 में जब फ्रांसीसी मसूलीपट्टनम का अधिकार किया, और उन्होंने सर्वप्रथम शहर की किलाबंदी भी की, और वहां पर उन्होंने अपने शहर भी बसाए, राइट, क्योंकि वो वहां पर रहने लग गए थे। उसके बाद मसूलीपट्टनम का जो बंदरगाह था उसका पतन कैसे हुआ, कि हैदराबाद के निजाम द्वारा मार्ग पर ध्यान न देने के कारण बंगाली रेशम और अन्य विलासित सामान के निर्यात में कमी आने लगी। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी दलालों और व्यापारियों के हाथ में चली गई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदरगाह का रख रखाव में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो उसके कारण क्या हुआ, वहां पर गाद इकट्ठा होने लगी, और शहरों में जो जहाज का लंगर डालने के लिए वहां पर मुश्किल होगी। क्या होता था कि एक्चुअली जब जहाज इस बंदरगाहों पे आते थे, तो उनको क्या लंगर डालते थे तभी तो वो रुकते थे, लेकिन जब गाद और कीचड़ भरी रहेगी, उस गाद की सफाई नहीं हो पाएगी किनारों की, तो उसके कारण वहां पर लंगर डालना मुश्किल हो जाएगा, जहाज़ों का खड़ा होना वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बंदरगाह को भीषण झटका लगा, और 1800 के भीषण चक्रवात से लगा, जिससे समुद्र शहर के बीच एक क्षेत्र समुद्र पानी में दलदल में भर गया, और जहाज़ों के लिए सुरक्षित स्थान का अभाव हो गया, जिसके फलस्वरूप 1833 में अंग्रेजों ने इस बंदरगाह को छोड़ दिया। इसी कारण मसूलीपट्टनम को छोड़ दिया था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। दो इसमें हैं, और एक जो मैंने आपको ऑलरेडी एक बार डिस्क्राइब किया है कि औपनिवेशिक भारत में आश्रित नगरीकरण क्या है, इस बुक का, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका इसमें, क्योंकि नगरीकरण आपको बताना है। औपनिवेशिक भारत में नगरीकरण कैसे था, ये मैं ऑलरेडी आई थिंक आपको थोड़ा बहुत
एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बंगाल पे और उड़ीसा पे और इधर मद्रास में, सूरत में अपनी फैक्ट्रियाँ खोली, तो उनके साथ क्या की उन्होंने बस्तियाँ बसाई थी, राइट? आई होप आपको थोड़ा बहुत याद हुआ होगा। तो बस्तियाँ बसाने से क्या किया कि बस्तियों में नस्लीय भेदभाव, पृथक्करण आ गया। उनको अलग रखते थे और अपने श्वेत नगर अलग बसाए थे उन्होंने, और जो उनकी छावनियाँ उन्होंने बनाई थी, ठीक है? अंग्रेज़ों ने नगरीकरण क्या किया कि सबसे पहले तो फैक्ट्रियाँ बनाई, फैक्ट्रियों के बगल में अंग्रेज़ों ने फैक्ट्रियों के बगल में क्या किया, अपने लिए महल बनाए, राइट? अंग्रेज़ों ने मद्रास में, बंगाल में और आई थिंक गोवा में, ठीक है, अपने लिए क्या किया उन्होंने, महल बनाए, और महलों के साथ क्या किया, नगर बनाए, नगर बसाए थे जिसमें कि श्वेत और अश्वेत नगर बनाए थे, और उसमें क्या करते थे, भेदभाव करते थे, नस्लीय भेदभाव होता था, ठीक है। दूसरा उन्होंने अंग्रेजों ने क्या बनाई थी, छावनियाँ बनाई थी। छावनियाँ मीन्स सैन्य जो शिविर होते थे, सेना को इकट्ठा किया अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए। तो सैन्यों को इकट्ठा किया तो वहाँ पर क्या हुई, बीमारी फैल गई, नस्लीय भेदभाव होने लग गया। इतनी गंदगी में वो बंगाल में रहते थे, ठीक है? तो बंगाल में हैजा फैल गया, राइट? 1817 से 18 में 1817 से 18 तक जो है हैजा फैला। फिर 1880 में दोबारा फैला, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों के सैनिक ज़्यादा मरने लगे। तो सैनिक ज़्यादा मरने लगे तो उन्होंने सिपाहियों में क्या कर दिया, पृथक कर दिया। उनको जो है कहा कि तुम अलग रहोगे, और उसमें जो उनके लिए सब कुछ बैरेक के अंदर ही, अपने सिपाहियों के लिए सब कुछ बैरेक के अंदर था, खाना जो था वो अंदर था, बाज़ार भी उनके लिए अंदर लगाया जाता था, लाल बाज़ार भी अंदर लगाया जाता था, ठीक है? और उनको कहा था कि तुम लोग शादी नहीं करोगे। तो लेकिन हिंदू सैनिक जो थे वो शादीशुदा थे, ठीक है? तो 1864 में छावनी अधिनियम में सेना को शराबखोरी को नियंत्रण करने के लिए उपाय भी दिए, ठीक है? उनको अलग कर दिया। तो इस तरीके का औपनिवेशिक काल में उन्होंने शहरीकरण किया था, राइट? और उन्होंने क्या किया था, किन कॉलोनियाँ बसाई थी, नहर कॉलोनियाँ बसाई थी, ठीक है? ये हम ऑलरेडी MHI 108 में पढ़ चुके हैं। नहर कॉलोनियाँ कहाँ बनाई थी, पंजाब में बनाई थी। पंजाब में क्या किया था, सिंचाई के लिए उनको क्या चाहिए थे, लोग चाहिए थे, है ना? सिंचाई के लिए मजदूर चाहिए थे, जो कि पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों से आए थे। जब अधिकांश क्षेत्रों से लोग सिंचाई के लिए आएंगे, खेती के लिए आएंगे, क्योंकि खेती के लिए आएँगे, तो उनके साथ उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने पंजाब की जो चिन्नाब और दोआब पर क्या किया उन्होंने, सिंचाई के लिए पानी को लाए अंदर, और उसके कारण वहाँ पर उन्होंने खेती की, क्योंकि खेती से बहुत लॉस हो रहा था, राइट? क्योंकि पानी नहीं पहुँच पा रहा था, तो उन्होंने क्या किया था कि वहीं पर ही उनके लिए कॉलोनियाँ बनाई थी। तो उसको नहर कॉलोनियाँ मैं ऑलरेडी MHI 108 में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जो लिखा है इसमें वो भी उसी में ही लिखा है, ठीक है? तो उन्होंने पंजाब को में नगर कॉलोनियाँ बसाई थी, सिंचाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बनाई। और क्या बनाया था उन्होंने, हिल स्टेशन बनाए हैं और रेलवे कॉलोनियाँ भी बनाई, ठीक है? उन्होंने क्या बनाई, रेलवे नगर भी बनाई, ये उसमें नहीं था। तो रेलवे नगर भी बनाए, रेलवे नगर कैसे, जब वो रेल भारत में लेकर आए, तो रेल लाने के लिए जो रेल के डिब्बे थे, उसके लिए काम करना, रेल में जो एडमिनिस्ट्रेशन था रेल चलाने के लिए, तो हर चीज़ के लिए उनको मज़दूर चाहिए थे। तो इसलिए उन्होंने रेल कॉलोनियाँ बनाई थी, राइट? तो उच्च अधिकारियों एवं तकनीशियनों के स्वच्छ रेलवे कॉलोनियाँ बनाई थी उन्होंने, ठीक है? भारतीय कर्मचारियों को अंग्रेजी कर्मचारियों की अपेक्षा वेतन तो कम मिलता था, राइट? और छोटे-छोटे नगरों में नस्लीय विभाजन भी था। अब उन्होंने नगरीय विभाजन उनके लिए कॉलोनियाँ तो बना दी, लेकिन नगरीय विभाजन था, ठीक है? और उन्होंने रेल के डिब्बों में रख-रखाव की जानकारी भी जो तकनीशियन थे उनको देते थे, उनको सिखाते भी थे, प्रशिक्षण भी देते थे, लेकिन उनके लिए जो कॉलोनियाँ बनाई थी वो बिल्कुल ही बदतर तरीके से बनाई थी। उनमें नस्लीय भेदभाव था, जो लेकिन ये था कि उनको काम दिया जाता था मज़दूरों को, और वेतन उनको कम दिया जाता था, ठीक है? तो अंग्रेज़ों ने औपनिवेशिक काल में क्या-क्या बनाया, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या-क्या लिखना है? रेलवे नगर बनाए उन्होंने, राइट? क्या बनाए? रेलवे नगर बनाए और नहर कॉलोनियाँ बनाई। दूसरा, उन्होंने छावनियाँ बनाई। कब? औपनिवेशिक काल के अंदर नगरीकरण अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको ये आंसर डिस्क्राइब करना है। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।